वफाकी वजीर मुराद सईद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर किस तरह इसका मुकाबला किया, तो इस SOPs पे हमने अमल करना है। अब ज़रा आते हैं, कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगाज़ में ही उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था? मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मौसूफ ने एक पर्ची को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत का आगाज़ किया। अब जिसकी सियासत का आगाज़ पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने, और चूँकि उनकी तालीम भी पाकिस्तान से बाहर है, क्योंकि कौम के पैसे पे अगर सही मानों में एहतिसाब हो, मैं हमेशा कहता हूँ, तो ऑक्सफोर्ड की फ़ीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। तो अगर सही मानों में एहतिसाब इस मुल्क के अंदर हो तो आप देख लेंगे कि उनको अपनी फ़ीस भी वापस अदा करना पड़ेगी। लेकिन इससे एक और नुकसान भी हो रहा है कि उनको पाकिस्तान की तारीख़ का इल्म ही नहीं है। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, ये तो खैर भुट्टो की पार्टी रही नहीं, ये तो जरदारी ने और फर्जंद जरदारी ने एक मखसूस इलाके की जुमात इसको बना के रख दिया है। लेकिन उनकी सियासत का आगाज़ कैसे हुआ था? आपको याद होगा सिकंदर मिर्ज़ा को लिखे गए ख़त का और किस तरह वो तारीफ़ें हुई थी। इनको तारीख़ का इल्म नहीं है। मैं वो ख़त पढ़ के सुनाने की बजाय मीडिया के ऊपर छोड़ देता हूँ कि जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए तो उस वक्त गुजारिश ही कर सकता हूँ कि अगर उस ख़त का भी कौम को पता चले कि किस अंदाज से तारीफ़ें हो रही है, कौन किसको डैडी कहता था। और मैं कहूँगा कि ये आपकी स्क्रीन के सामने अगर आप कैमरे उधर कर दें तो अयूब खान और भुट्टो की, आप अगर प्लीज़ उधर बैठ जाइए, तो अयूब भुट्टो की, और जब भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से, तो सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दें। फिर उसके बाद दूसरी जुमात बनी, और वो किस तरह बनी? वो किसी को एक्टर बनाना था, रंगीला के पास भेजा था। उन्होंने कहा कि ये एक्टिंग नहीं कर सकता। फिर सोचा क्रिकेटर बन जाएगा, जिमखाना भेज दिया, लेकिन वो अपने साथ अंपायर लेके जाता था तो खेल लेता। अंपायर अपना ना होता तो फिर नहीं खेल पाता। लिहाजा एक्टिंग में भी नाकाम, उसके साथ साथ क्रिकेटर बनने में भी नाकाम। और फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल-हक, जनरल जिलानी, आपको पूरी कहानी पता है कि किस तरह उनकी कोख से इसकी सियासत ने जन्म लिया। अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं नवाज शरीफ और जनरल ज़ियाउल-हक की, ये जिस अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं हुआ, ये तो माजी की बात है। IJI बनती है, किस तरह इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। और फिर उसके बाद मैं 1 महीने पहले का एक क्लिप आपको दिखाऊंगा कि आज भी इनके छोटे मियाँ को इसकी पड़ी है, सेलेक्टर ढूंढ रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, चोर दरवाजा ढूंढ रहा है। जरा वो मंजर भी दिखाइए कि क्या कहा शहबाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ के हवाले से क्या बात हुई। आवाज तेज कर दें, आवाज। जी, मैं कौम को दिखाना चाहता था, सुनाना चाहता था कि ये पूरा कौम देख लेती कि आपने देखा कि किस तरह पर्ची पे इनके सियासत का अपना आगाज हुआ, किस तरह कौन किसको डैडी कह के आवाज इसकी बंद कर दे। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात हुई। मैं ये मनाजिर आज आपको दिखा रहा था कि किस तरह जब ये हुकूमत में थे तो ख्वाजा आसिफ जब अमेरिका जाता है तो क्या कहता है, वहां भी इमरान खान के बारे में कहता है कि ये बड़ा दीनी है, इस्लाम की तरफ इनका रुझान है, दीन पसंद है, सच्चा मुसलमान है, हम बड़े लिबरल हैं, हमें मौका दे रहे हैं, हम आपकी अच्छी खिदमत करेंगे। इसके साथ जो गिलानी की हुकूमत थी, जरदारी की हुकूमत थी, वो अमेरिका जाके
और अमेरिकन एम्बेसडर से मिलकर कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाए, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, उसके ऊपर खामोश हो जाएंगे। ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी। मैं चूंकि यहां पे इनका सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, मैं आपको 22 साल स्ट्रगल की भी क्लिप दिखा रहा था कि किस तरह इमरान खान ने 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 2002 के इलेक्शन में 1 सीट मिली, लोगों ने कहा कि सियासत में कामयाब नहीं हो सकता, इनको वजारत उस्मा की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। जब क्रिकेट खेल रहे थे वजीर बनने की ऑफर हुई, वो टुकरा दी। और 22 साल जदोजहद के बाद 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी, बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पे टोटल मेजॉरिटी वहां पे हासिल की, और 2018 में अल्लाह के फजल से, कौम की दुआओं से और अवामी मकबूलियत की बुना पे मुल्क के वजीर आजम बने। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें यहां पे की गई, मैं एक एक करके उसका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कश्मीर का सफीर बनना था। मैं पहले सवाल करूंगा, फिर कश्मीर के मुकदमे के ऊपर बात करूंगा। राजीव गांधी जब पाकिस्तान आ रहा था तो उस वक्त कश्मीर का बोर्ड इस्लामाबाद से किसने हटाया था? 80s में किसकी हुकूमत थी? बेनजीर की। जब राजीव गांधी इस्लामाबाद आते हैं तो उसमें कश्मीर का बोर्ड भी वो हटा देते हैं। क्या खौफ था, क्या डर था? लेकिन इमरान खान जब वजीर आजम बनते हैं तो कश्मीर का सफीर बन के वो यूएन में जाते और आलिम इस्लाम का तर्जुमान बन के निकलते हैं। आपने वो तारीख भी देखी कि 54 साल कश्मीर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे नहीं आ सका इमरान खान की वजह से। 1 साल के अंदर 2 दफा कश्मीर के इशू के ऊपर बहस होती है। कश्मीर इंटरनेशनलाइज इशू, जो इंडिया कहता था कि हमारा अंदरूनी मसला है, वो इंटरनेशनलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद कलभूषण के हवाले से बात की। मैं सवाल पूछता हूं कि आईसीजे में कौन ने वो जुरिडिक्शन जो है वो तस्लीम की? वियना कन्वेंशन की किसने बात की? कौन शर्माता था कलभूषण का नाम लेने के लिए? किसका वीडियो बयान और किसके स्टेटमेंट को आईसीजे में पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया? ये हम नहीं है, अपोजिशन में जो बैठे लोग हैं। लेकिन आज अगर पाकिस्तान कोई बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में पूरी ब्रीफिंग दी गई तो आप उसके ऊपर सियासत करते हैं। आपको दुख इस चीज का है कि आज कश्मीर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू बन के क्यों सामने आया? आपको दुख इस चीज का है कि इंडिया और मोदी की पॉलिसीज की वजह से किस तरह उसको बेनकाब किया गया। दुख इस चीज का है कि आज इस्लाम का, पाकिस्तान का, कश्मीर का सफीर बन के अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी आवाज सुनती है। इसके ऊपर कोई बात नहीं, अपनी ही करतूतों के हवाले से बात कर रहे हैं। आईसीजे में बयान आपका पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जाता है, आप ही वहां पे जाते हो। कश्मीर का बोर्ड राजीव गांधी के दौरे के मौका पे आप हटा देते हो। फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और मैं आता हूं कि उन्होंने जो पीटीआई का मंशूर पढ़ के सुनाया, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था कि मैं वजीर आजम हाउस में नहीं रहूंगा, आपने भी सुना होगा। इन्होंने कहा कि, तो इसका मैं ये जवाब दे दूं कि इमरान खान वजीर आजम हाउस में नहीं रह रहे, बल्कि आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 2 साल बाद जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं वहां पे, छोड़ दीजिए भाई, आज जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं वहां पे, आप प्लीज छोड़ दे, प्लीज छोड़ दीजिए, नहीं चल रहा तो छोड़ दे उसको, मैं बात कर रहा हूं। तो कैंप, कोई कैंप ऑफिस इमरान खान का नहीं है। मैं इनसे पूछता हूं कि जरदारी के अखराजात जरा मैं आपके सामने रखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, फिर मुकदमे के ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा था वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहूंगा, नहीं रह रहे। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। इमरान खान के घर की तरफ सड़क और जो फेंसिंग वहां पे हुई वो अपने पैसे से हुई। कोई किसी दौरे पे इमरान खान अपने साथ अपने रिश्तेदारों को नहीं लेके गए। कोई भी दौरा इमरान खान का 2 साल के अंदर प्राइवेट दौरा नहीं है। लेकिन जो दौरे हुए उसका कंपैरिजन और जो इनके थे कि जरदारी ने 5 साल के अंदर बैरूनी मुल्क दौरों पे कितना पाकिस्तान का खर्च किया,
अवाम के टैक्स का पैसे का 316 करोड़ 41 लाख 18,287, 316 करोड़ 41 लाख 18,287। लेकिन सिर्फ ये नहीं, क्या फरजंद जरदारी जवाब देगा कि इनके लिए जो सिक्योरिटी के नाम पे लोग खड़े होते थे 2015 में 656 सिर्फ इनके साथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में होते थे और घर की सिक्योरिटी के लिए 1722 बंदे होते थे। इस तरह 2016-17 में 820 इनकी सिक्योरिटी के लिए बंदे होते थे और घर की सिक्योरिटी के लिए 2050। हालांकि ये वो दौर है जब ये हुकूमत में नहीं थे, तब भी पाकिस्तानी कौम का पैसा इनके ऊपर इस तरह खर्च हो रहा था। फिर 2 यूएन की विजिट की बड़ी बात होती है। इमरान खान ने यूएन का विजिट 1,62,000 पे किया। शाहिद खान अब्बासी वो दौरा $7,05,000 पे करता है। नवाज शरीफ $11,13,000 लगाते हैं उस दौरे के ऊपर। इमरान खान आसिफ अली जरदारी $13,09,000 इस दौरे के ऊपर लगाते हैं, जो इमरान खान $1,62,000 में करते हैं। लेकिन ये जाते हैं पर्ची थाम के, डू मोर का इनसे मुतालबा होता है और फिर ये वहां पे कहते हैं कि आप ड्रोन हमले करते जाएंगे, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे और फिर खामोश हो जाएंगे। फिर इन्होंने बात की कश्मीर का। यूएन जीएम है इस मर्तबा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उससे पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र महसूस करती है। जिस अंदाज से उन्होंने इंडिया और मोदी को भी निकाब किया, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र महसूस करती है। लेकिन जब आप कलभूषण की बात करें तो याद रखिएगा कि ICJ में आप लेके गए, फिर उसके बाद कलभूषण का नाम लेने पे आप कतराते थे। रेमंड डेविस को आपकी दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तानियों को शहीद किया गया, आपकी दौरे हुकूमत में छोड़ दिया गया। कश्मीर का बोर्ड राजीव गांधी के दौरे के मौका पर आपने हटा दिया। अब आते हैं दूसरे इश्यूज के ऊपर। कहा गया कि चीनी के ऊपर NRO, आटे के ऊपर NRO, चीनी की जो JIT बनती है, रिपोर्ट आती है, और इससे पहले फेक अकाउंट्स की JIT थी, उसमें इनके अब्बू का जिक्र है। इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है। उसमें जिक्र है कि किस तरह इनको सब्सिडी मिली और कराची का और सिंध के लोगों का खून चूसा गया और पैसे इनके शुगर मिलों को मिले गए। NRO इस पे नहीं मिलेगा। JIT रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक हुआ, जजा सजा का अमल शुरू हुआ और इसमें आप जितना भी शोर मचाए आपको कोई भी माफी नहीं मिलेगी। गंदुम गायब, वहां पे गोदामों से गंदुम गायब, गंदुम की चूरियां, गंदुम के मामले पे नेब की रिकवरियां, गंदुम के मामले पे नेब की तहकीकात, सिंध से ये आवाजें आ रही है। शोर मचाओगे फिर भी NRO नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जिक्र करते हैं करप्शन का। अब सुनिए, फरजंद जरदारी करप्शन के हवाले से बात कर रहा था, आसिफ अली जरदारी की जुमात करप्शन की बात कर रही है। हमें याद है 2018 से 13 तक हर रोज रात को एक प्रोग्राम चलता था और एक सुर्खी लगती थी, अजब करप्शन की गजब कहानी। इनकी दौरे हुकूमत में हर दिन करप्शन का नया स्कैंडल। इन्होंने तो हज और उम्रे को भी नहीं बख्शा था। फिर उसके बाद आप ये भी देखिए कि फेक अकाउंट्स, पाकिस्तानी कौम की सिंध की तरक्की का पैसा, सेहत का, तालीम का, पानी का, बड़े बड़े मंसूबों का, सड़कों का, ये तमाम पैसा इन्होंने काया फेक अकाउंट्स में डाला और अपने लिए इस्तेमाल किया। सिंध की तरक्की का पैसा, JITs बनी, फेक अकाउंट्स JIT हो, TTs JIT हो, इनके नाम भरे हुए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट अगर आती है हमारे दौर में पहले साल की, तो 98% इरेगुलरिटीज में कमी होती है। ये इमरान खान की हुकूमत है, ये इमरान खान की कारकर्दगी है। फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशूर की बात की, बड़ा अच्छा होता। 3 नस्लों से सिंध के अंदर जिसकी हुकूमत सिंध के ऊपर काबिज है, सिंध को अपना जागीर समझते हैं, कि कोई अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने लेके आते, कोई यहाँ पे कौम को बताते कि हमने पिछले 3-4 दिहाइयों में सिंध के साथ क्या किया। आज भी वहां पर भूख से लोग क्यों मरते हैं, आज भी वहां पे गोश्त गुड़ सबसे ज्यादा क्यों है, आज भी वहां पे अस्पतालों में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर गायब क्यों है, आज भी वहां पे डॉक्टरों तक
को वेंटिलेटर क्यों दस्तयाब नहीं होता? आज भी भूख और अफलास से सबसे ज्यादा अमवात सिंध के अंदर क्यों होती है? आज भी गुर्बत की सतह से नीचे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा सिंध में क्यों है? बाकी तो छोड़े, 98,000 जिस सूबे के अंदर कुत्तों के काटने के वाकयात और 27,000 इस पर जंद जरदारी के हल्के में, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब ना हो तो उनकी क्या बात करें? लेकिन चूंकि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये शॉर्टकट और चोर दरवाजे से आए हुए हैं, इनका काम यह है कि हमेशा कहते हैं कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले, नेब की क्या मजाल कि मुझसे सवाल करे, मीडिया को कहते हैं कि इंसान बने, यही कह सकते हैं। हम नहीं कहते, हम बड़े आजिज लोग हैं, हम अवामी लोग हैं, हमसे अवाम भी सवाल पूछते हैं, मीडिया भी सवाल पूछता है, पार्लियामेंट में भी सवाल होते हैं, हम जवाब दें। तो मैं उसके ऊपर जरा आता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुकूमत में, आज 2 साल हुकूमत के पूरे नहीं हुए, आज 2 साल अवामी जदोजहद के जो 22 साल स्ट्रगल के बाद इमरान खान ने इलेक्शन जीता था, उसके 2 साल है। ये मौसूल तो मलाकन से और लियारी से जिस बुरी तादाद अंदाज से हारे थे, आपको उसका भी पता है। एहसास, गरीबों का एहसास, आम तबके का एहसास, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। न सिर्फ ये कि आलमी वबा के मौका पर मजीद 244 अरब 144 अरब का ये प्रोग्राम हमने बढ़ाया। 192 अरब का एहसास प्रोग्राम पहले से साल शुरू हुआ था, इस साल 208 अरब एहसास के लिए रखे गए हैं। पाकिस्तान की जो कौम सड़कों पे सोती थी, जो अपने लिए अस्पताल बड़े शहर का विजिट करते थे, जो अपने लिए रोजगार ढूंढते थे और शाम को सर्दी में भी और इस शदीद गर्मी में भी सड़कों पर सोते थे, उनका किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि 5-5 के ऑफिस रखे थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, उन्होंने सड़कों से पाकिस्तानी उन शहरों को उठाया, रियासत ने उनको अपना मेहमान बनाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 तक आपके शेल्टर होम पहुंच चुके हैं और लाखों की तादाद में लोगों का सहारा बन चुके हैं। फिर जो लोग भूखे पेट सोते थे, इनको क्या परवाह, इनको क्या पता? इनको तो सिंध के अंदर लोग भूख से मर रहे होते, ये कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। हालांकि 2000 से ज्यादा पिछले 5 सालों में थर में भूख से बच्चे मर चुके हैं। इनको एहसास नहीं होता। इमरान खान ने उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू किया, गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम एहसास। कब्जा माफिया से जमीनें छुड़वाई। जो कब्जा माफिया ये बैठा हुआ था, कोई रियासत की जमीन पर काबिज थे, आम लोगों की जमीनों पर काबिज थे, वो आपको याद है कि किस बड़े सतह पे हमने अरबों रुपए की जमीन जो है वो गुजार कराई। सिफारती तन्हाई थी पाकिस्तान को। याद होगा आपको कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, कुछ दिन पहले क्या होता था कि ट्रंप भी धमकियां दे रहा है। आज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में अमन में किरदार अदा करने के लिए रिक्वेस्ट होती है। आपको याद होगा कि पूरी दुनिया में सिफारती तन्हाई का शिकार हो गए थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिफारती तन्हाई से आलिम इस्लाम की रहनुमाई तक का सफर तय किया। कश्मीर का मुकदमा लड़ा, आलिम इस्लाम का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान को टेररिज्म से टूरिज्म का के ऊपर जाने लगा। इसके साथ साथ फिर ईरान, सऊदी अरब इसमें अमन में क्या किरदार अदा किया। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया के सामने। चाइना के साथ पाकिस्तान का सीपेक का एक नया दौर शुरू हुआ। सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के इसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, बाकी चीजें भी इसके अंदर आने लगी, वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद रिमिटेंसेस में इजाफा हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ। 12 अगस्त 2018 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 7 ममालिक ऐसे हैं जो डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। 5 दिन इमरान खान के हल्फ लेने से पहले कि 7 ममालिक है जो दिवालिया होने जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने उस दिवालियापन से पाकिस्तान को निकाला, मईशत को आईसीयू से निकाला, उसको एक डायरेक्शन दी। 5000 अरब इनके लिए हुए कर्जों के सूद के ऊपर जो अदा करे, 5000 अरब इमरान खान ने वापस कर दिया। इनके लिए हुए कर्जों की बात कर रहा हूं। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में 70 साल में आप देखिए कितने डैम बने थे। 3 बड़े डैमों पे 2 साल के अंदर काम का आगाज हुआ। 3 बड़े डैमों पे 2 साल के अंदर काम का आगाज हुआ। उससे आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी, पाकिस्तानी कौम को रोजगार भी मिलेगा, वहां पे आपके पानी का मसला भी हल हो जाएगा। फिर उसके बाद सियाचिन साफ कार्ड, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान इस प्रोग्राम का शुरू किया था, और ये मेरे और आपके दिल के बड़े करीब है कि हम जो गरीब बंदा, तनख्वाहदार बंदा बीमार हो जाए, घर में अल्लाह ना करे बीमारी आ जाए, तो सबसे बड़ी तकलीफ किस चीज की होती है
कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊंगा, क्योंकि एक ऑपरेशन करना है, महंगा इलाज है, किस तरह अदा करूंगा। पुख्तूनख्वा में इमरान खान ने इसका आगाज किया था, आज से 4-5 साल पहले 60% आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस दी गई थी। इस साल के बजट में 100% जमशुदा अजला और खैबर पुख्तूनख्वा की आबादी को 10 लाख तक मुफ्त और बेहतरीन इलाज मिलेगा। किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी आप उस सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर इलाज कर सकते हैं। उसके साथ साथ पंजाब, इस्लामाबाद और बाकी पाकिस्तान में 1 करोड़ खानदान, मतलब अगर 7 अफराद पे मुश्तमिल एक खानदान है तो 7 करोड़ की आबादी ये हो जाएगी जिसको मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलत सेहत इंसाफ कार्ड के थ्रू हासिल होगी। ये इस प्रोग्राम के ऊपर न सिर्फ आगाज हुआ बल्कि कामयाबी से चल रहा है। कामयाब जवान 100 अरब का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहले साल हमने रखा। नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपना बिजनेस मॉडल लेके आए, रियासत आपको सपोर्ट देगी, अपना कारोबार शुरू करें, अपने साथ भी 2-3 नौजवानों को नौकरियां दें, आपको भी रोजगार मिल जाएगा, नौजवानों को भी रोजगार मिल जाएगा, पाकिस्तान की मईशत में आप किरदार अदा करना शुरू कर देंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान ने 28 दर्जे तरक्की की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज